मुझे हमेशा से लगता था कि भूत प्रेत ये सब सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन उस रात हमारे साथ जो हुआ उसने मेरी सोच बदल कर रख दी। मैं रिबेल, ये घटना हमारे साथ आज से करीब 5 साल पहले घटी थी, जब मैं पुणे की एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं और मेरी दोस्त हॉस्टल में गप्पे मार रहे थे। अचानक पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया, उसने कहा, रिबेल, क्या तुम एक लेक के पास जाना चाहोगे? लोग कहते हैं वो लेक बहुत सुंदर है, लेकिन वो रात में बंद है, हमें बस थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। मैंने कहा, अगर वो रात में बंद है तो हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, क्या यार, तू कितना डरपोक है, चलना चलते हैं, कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त की एक ड्यूक बाइक था। वो लेक हॉस्टल से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी में थी। हमने अपनी फ़ोन पे नेविगेशन को ऑन किया, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी उस लेक के पास पहले नहीं गया था, तो रास्ता ठीक से हमें मालूम नहीं था। हम मैप को फॉलो करते हुए जा रहे थे। फ़ोन की नेविगेशन हमें मेन रोड से राइट टर्न लेने के लिए कह रही थी। हम मेन रोड से राइट टर्न लेके उस लेक के पास पहुंच जाते हैं। वो लेक वाकई में बहुत सुंदर था। चांद की रोशनी से उस लेक की पानी चमक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। माहौल एकदम शांत था। हम एक पत्थर के ऊपर बैठे और मेरी दोस्त ने एक सिगरेट लगाया और मैंने एक प्यारा सा गाना लगाया। हमें उस लेक के पास पहुंचते हुए बस 15 मिनट ही हुए थे। उस वक्त रात की 10 बज रहे थे। हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक बहुत दूर से हमने किसी की चीखने की आवाज़ सुना। हम दोनों ने उसे सुना। हमें लगा ये आवाज़ शायद हम दोनों में से किसी की सेलफोन से आ रहा है। मेरे दोस्त को लगा ये मेरी फ़ोन की अलार्म या फिर कोई रिंगटोन होगा। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। फिर हमने एक और बार वो चीखें सुना। इस बार वो पहले से ज़्यादा लाउड था और करीब मालूम पड़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। मैंने अपने दोस्त की ओर देखा और उसने मुझे देखा। मैंने कहा, भाई, क्या ये तेरी फ़ोन की आवाज़ थी? वो मेरी तरफ देखा और कहा, 1 मिनट रुको, मुझे लगा ये तुम्हारी फ़ोन है, प्लीज़ मजाक मत करना। मैंने कहा, नहीं, ये मेरी फ़ोन की आवाज़ नहीं थी, क्या तुमने भी उस आवाज़ को सुना? उसने कहा, हाँ, मैंने सुना। हम दोनों की बातें ख़त्म ही नहीं हुई थी, हमने वो डरावनी चीखें फिर से सुना। इस बार वो पहले से ज़्यादा लाउड और करीब था। ऐसा लग रहा था कोई लड़की या फिर कोई चीज़ हमारी तरफ चीखते हुए तेजी से आ रही है। उस भयानक चीखों को सुन के हम दोनों की रोंगटे खड़े हो गए। हम खड़े हो गए। हम डर से काँप रहे थे। अब हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये सब सच में हो रहा है और ये चीखें पहले से ज़्यादा करीब और लगातार सुनाई देने लगा। लेक के उस पार कुछ भयानक था जो हर एक सेकंड में हमारी ओर चीखते हुए तेजी से बढ़ रहा था। वो आवाज़ सच में बहुत भयानक थी। उस भयानक आवाज़ में हम किसी की तड़पने की और दुख को महसूस कर सकते थे। ना कोई इंसान था, ना कोई घर था। दूर दूर तक एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो भयानक चीखें हर एक सेकंड में हमारी करीब आता जा रहा था। उसी क्षण हम अपनी बाइक की ओर भागे। मेरे दोस्त ने गाड़ी को स्टार्ट किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो चीखें अब हमारे पास पहुंच चुकी थी। जब मेरी दोस्त ने गाड़ी घुमाया, मैंने उसी वक्त उसकी पीछे की सीट पर कूद कर बैठ गया।
हमें कच्चे रास्तों से होकर मेन रोड की तरफ जाना था। रास्ते में हमारी बाइक गड्ढों से टकरा के इधर उधर जा रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। हमने उस उबड़ खाबड़ रास्तों में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते गए। मेरे दोस्त का बैलेंस बिगड़ रहा था। हम लोग बाइक से गिरने वाले थे। अब वो चीखें इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि मानो वो हमारे पीछे ही पड़ गया हो। लेकिन हम रुके नहीं, हम बाइक चलाते रहे। वो आवाज़ और पास आ रही थी। मैं कह रहा था और तेज और तेज, वो हमारी करीब पहुंच चुका है। वो कहता है अरे ये तो पीछे ही पड़ गया। मैंने कहा भाई जल्दी चल, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। वो चीखे हमसे बस 1 सेकंड की दूरी में थी। फाइनली मैंने पीछे मुड़कर देख ही लिया। मैंने देख लिया उसे, एक इंसान जैसा फिगर, लेकिन वो इंसान नहीं था। चांद की हल्की सी रोशनी उस चीज़ के ऊपर पड़ रही थी और वो एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था और वो अंधेरे में चमक रहा था। वो चीज़ चीखता हुआ दौड़कर हमारी बाइक के पीछे आ रहा था। मेरे दोस्त ने कहा क्या? मैंने कहा सच्ची भाई, तेरी कसम, वो चीज हमारी ओर भागते हुए आ रही है। मैं डर से थरथराते हुए उसे कह रहा था भाई गाड़ी चलाते रहना, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। अब हम मेन रोड पे आ चुके थे, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी वापस से पीछे मुड़कर देखने की। मेरे दोस्त डर के मारे गाड़ी को रॉकेट की स्पीड से भगा रहा था। बाइक इतनी तेज चल रही थी कि इंजन की वाइब्रेशन हम महसूस कर सकते थे। फाइनली हम दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जब हम गाड़ी रोकते हैं, हम दोनों डर से कांप रहे थे। मेरी आंखों से तो आंसू भी निकल आया था। उस भयानक रात में हम दोनों में से कोई भी नहीं सो पाया। हमारी कानों में बस उस चीखों की आवाज़ गूंज रही थी। उसके अगले सुबह हम दोनों कॉलेज गए। वहाँ पर हमारी पुणे की एक दोस्त था। हमने उसे कल रात की भयानक घटना के बारे में बताया, सब कुछ बताया। हमारी बात सुन के वो एक अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे भूत प्रेत ये सब की चीज़ों पर विश्वास ही नहीं है। हम अपनी कहानी को जस्ट ख़त्म ही कर रहे थे, उसने हमें धीरे से पूछा, तुमने क्या नाम बताया उस लेक का, जरा फिर से बताना। वो वाला लेक जो लोही गांव के पास में है, क्या तुम उस जगह के बारे में कुछ जानते हो? तभी वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर हम दोनों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, भाई वो लेक एक मशहूर सुसाइड लेक है। गवर्नमेंट ने उस जगह को बैन किया हुआ है, किसी को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। उस लेक में 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं और तुम वहाँ पर रात में घूम रहे थे। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, तुम दोनों सही सलामत वापस आ गए। एक बार मनीष और गणेश, दो दोस्त, लेट नाइट ड्राइविंग कर रहे थे। मनीष कहता है, भाई आगे से राइट लेना प्लीज। गणेश उसे कहता है, क्यों? हम अगर सीधे जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, खामखा घूम कर जाने की क्या ज़रूरत है? मनीष कहता है, तू समझ नहीं रहा है, आगे कब्रिस्तान है। गणेश कहता है, अच्छा अब समझ में आया, कब्रिस्तान है इसलिए तेरी इतनी फट रही है। एक बात बता, तू भूतों से इतना डरता क्यों है? क्या तूने कभी भूत देखा भी है? मनीष कहता है, भाई गाड़ी रोक। गणेश कहता है, क्या हुआ? फिर मनीष कहता है, मैंने कहा ना गाड़ी रोक। गणेश बाइक को वहीं पर रोक देता है। मनीष कहता है, तुझे जानना है मेरी भूतों से इतनी फटती क्यों है? तो सुन, ये घटना है आज से करीब 5 साल पहले की। तब हम कुछ दोस्त मिलकर मेरी अंकल की शादी में जा रहे थे। हमारे पास 2 बाइक थी और हम चारों लोग थे। शादी राजस्थान में कहीं पर हो रही थी। हम लोग कच्चे सड़क से होते हुए बाइक चलाकर जा रहे थे। आगे एक रेलवे स्टेशन पड़ता है।
उसकी ठीक बगल में हम लोग गाड़ी चलाकर जा रहे थे। वो स्टेशन एकदम वीरान था। उस स्टेशन में बस एक ही लाइट बल्ब जल रहा था और वहाँ पे एक मक्खी भी नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त रात की 9 बज रहे थे। वो स्टेशन एकदम भूतिया लग रहा था। आगे जो बाइक चला रहा था उसने शराब पी रखी थी, तो उसको रास्ता ठीक से मालूम नहीं था। हम उसे ही फॉलो करते करते उसके पीछे पीछे जा रहे थे। स्टेशन से कुछ ही दूर आने के बाद मेरी बाइक अचानक रुक जाता है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होता है। मेरी सारी दोस्त हैरान थे, क्योंकि उस बाइक को मैंने 1 महीने पहले ही लिया था। वो एकदम नई बाइक था। बहुत बार किक मारने के बाद वो स्टार्ट नहीं हुआ। हम दोनों बाइक के ऊपर बैठे थे। अचानक कुछ हुआ। कोई अनजान फोर्स हमारी बाइक को इतनी तेज़ी से धक्का मारा, हम दोनों बाइक से नीचे गिर गए। हम सोचने लगे, आखिर हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। उस वक्त अचानक मेरी एक दोस्त ज़मीन पर पड़ा किसी की जूते को उठाता है और वो पूछता है, अरे भाई लोग, ये जूता किसका निकल गया। उस वक्त हमारी एक दोस्त जो राजस्थान से था, जिसने शराब पी रखी थी, वो एक डरावनी आवाज़ में कहता है, भाई लोग, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उसे कहा, अबे तुझे क्या हुआ, नशा उतर गया क्या। वो कहता है, हाँ भाई, नशा उतर गया। पता है हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। हमने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। उसने कहा, हम लोग अभी कब्रिस्तान के बीच में फंसे हुए हैं। मेरी एक दूसरी दोस्त ने उसे कहा, अरे भाई, नशे में है क्या, कुछ भी बकता रहता है। उसने कहा, ठीक है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता है तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करो और खुद देख लो। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन किया और उसके बाद जो देखा, उसे देखकर हम चारों की रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा चारों तरफ जला हुआ राख और कब्रें थी। हमें उसकी बातों पर यकीन हुआ, वो जगह सच में एक कब्रिस्तान था। मेरी सारे दोस्त उस नज़ारे को देखकर डर से पागल हो रहे थे। हमने बाइक को स्टार्ट किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। हमने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। हमने देखा दोनों बाइक की चारों तरफ एक अनजान सा फोर्स सर्कल में घूमने लगा। ऐसा लग रहा था वो राख की छोटा सा पवंडर था और वो धीरे धीरे उसकी गति बढ़ रही थी। हम लोगों ने तो सोच लिया था कि ये रात हमारी आखिरी रात होगा। उस वक्त हम में से एक दोस्त कहता है, मनीष, डिक्की में जो शराब की बोतल रखा है उसे बाहर निकाल। मैंने कहा, साले, तुझे इस वक्त शराब की पड़ी है। उसने कहा, जिंदा रहना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। मैंने उसकी बात इसलिए माना क्योंकि उसको भूतिया चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। मैंने उसकी कहने पर एक शराब की बोतल डिक्की से बाहर निकाला और मैंने कहा, अब क्या करना है। मेरी दोस्त ने कहा, ला इधर दे उसे। उसने उस नई शराब की बोतल का सील तोड़ा और उसकी ढक्कन से कुछ ही बूंद शराब जमीन में डाल दिया। उसी क्षण से सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया और वो अनजान सा फोर्स जो बाइक की चारों तरफ घूम रहा था वो भी गायब हो गया और हम सभी लोग सही सलामत थे। सब कुछ पहले की तरह हो चुका था। मैंने बाइक को स्टार्ट किया और वो एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले 50 बार किक मार रहा था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी ये ठीक हो गया, ये एक ही झटके में स्टार्ट हो गया। हम लोग जितना तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से ड्राइव करके वहाँ से निकल गए। हमने शादी अटेम्प्ट किया और वापस घर आए। घर आकर मैंने उस भयानक हादसे के बारे में अपनी दादी माँ को बताया। दादी माँ ने कहा कि बेटा, कब्रिस्तान जैसी जगहों में शराब, नॉनवेज, स्वीट्स, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी लेकर कभी मत जाना जहाँ पे सैकड़ों लाशें दफन हैं। मनीष कहता है, सुन लिया गणेश, कभी भी मेरी तरह गलती को दोबारा रिपीट मत करना।
भले ही मैंने उस रात को कोई भूत नहीं देखा हो, लेकिन मैं उनकी होने की अस्तित्व को महसूस कर चुका हूँ। गणेश मोनेश की बातों को सुनकर कहता है, भाई तू कहे तो यहीं से वापस चले जाते हैं। आज से मैं कभी भी उस कब्रिस्तान के रास्ते भूल से भी नहीं जाऊंगा। ये घटना मेरे साथ आज से करीब 11 साल पहले घटी थी। उस वक्त मैं मुंबई में रहता था। ये 2005 की बात है, जब मेरी 7th स्टैंडर्ड की फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। हम सबकी गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गया था। मेरे पापा ने हमारे रिश्तेदारों के साथ न्यू दिल्ली में छुट्टियां बिताने का फ़ैसला किया। मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे, इसके वजह से हमें न्यू दिल्ली की टिकट बाकी लोगों से पहले मिल गया था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पापा को किसी काम के लिए रुकना पड़ा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे पहले भेजेंगे और कुछ दिन बाद वो खुद आ जाएंगे। उस दिन जब पापा मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में छोड़ने आए थे, तब वो थोड़ा घबराए हुए थे, क्योंकि मुंबई से दिल्ली 2 दिन की सफ़र था और मैं अकेला 11 साल का बच्चा 2 दिनों तक ट्रेन में अनजान आदमियों के साथ आखिर कैसे सफ़र कर सकता था। पापा मन में ये सब सोच रहे थे। उन्होंने मेरी टिकट कैंसिल करने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिस ट्रेन में मैं जाने वाला था, उस ट्रेन की पायलट पापा की एक दोस्त थे। तो पापा ने मुझे उनकी दोस्त के साथ भेजने का फैसला किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने लगा। मैं पापा की दोस्त के साथ ड्राइवर कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ट्रेन फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उस वक्त हम मुंबई से 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। उस वक्त रात हो चुका था। अचानक रेड सिग्नल की वजह से ट्रेन रुक जाता है। रेड लाइट करीब 20 से 25 मिनट तक जलता रहता है। हम लोग रात की अंधेरे में रुके हुए थे। जहाँ तक ट्रेन की लाइट्स पहुँच पा रही थी, हम सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को देख पा रहे थे। वो जगह इतनी भी डरावनी नहीं थी। वहाँ पर सिग्नल के पास बहुत सारी झोपड़ियाँ थी और छोटे छोटे घर भी था। वहाँ पे एकदम सन्नाटा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बाकी बच्चों की तरह ट्रेन में हाथ बाहर निकालकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और बाहर की नज़ारों का आनंद ले रहा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उन झोपड़ियों में से एक बूढ़ी औरत हमारी तरफ आता है। वो हाइट में छोटी थी और एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। वो ड्राइवर कंपार्टमेंट के पास आई और मेरी हाथों को पकड़ा। नरम आवाज़ में कहा, बेटा कुछ खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपनी पापा की दोस्त जो ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे उन्हें कहा, अंकल कुछ खाने को है क्या? एक बूढ़ी औरत बहुत भूखी है और वो मुझे खाना मांग रही है। जब ड्राइवर को ये पता चला तो वो मेरी तरफ देखा और मुझ पर चिल्लाने लगा, कहा, उस खिड़की से दूर हो जाओ। और उन्होंने उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी बहुत चिल्लाया, कहा, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है, चला जा यहाँ से। उन्होंने कुछ बुरी शब्दों का भी इस्तेमाल किया उसे भगाने के लिए। उसके बाद ग्रीन सिग्नल हो गया और ट्रेन आगे बढ़ने लगा। उस ड्राइवर अंकल ने मुझे धीरे से कहा, बेटा क्या तुम विंडो सीट पे बैठना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ अंकल मुझे बैठना है। फिर मैंने पूछा, पर अंकल जब मैं पहले विंडो सीट पे बैठा हुआ था आपने मुझे इतने ज़ोर से डांटा क्यों? उस रात ड्राइवर अंकल ने मुझे सब कुछ बताया और पूरे सफ़र में मैं उनकी बातों को सुन रहा था और मैंने तभी से विंडो के पास बैठना छोड़ दिया और डर के मारे ड्राइवर अंकल के पास बैठा रहा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा बाहर थोड़ा नज़र डालो और देखो ट्रेन की विंडो जहाँ पर तुम पहले बैठे थे
वहाँ से ज़मीन की दूरी कितनी है? उन्होंने कहा, ट्रेन की विंडो ज़मीन से 11 फुट ऊंची है और कोई इंसान, खासकर वो छोटी बुढ़िया, कैसे तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें खाना मांग सकती है? उनकी बात को सुन के मुझे अब समझ आ गया था कि वो बुढ़िया कोई इंसान नहीं थी। ड्राइवर अंकल ने कहा कि वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो पहले बहुत गरीब थी और जब भी यहाँ पर ट्रेन रुकता था वो लोगों से खाना और पैसा मांगा करती थी। 2 साल पहले उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गया था। जब वो पटरी क्रॉस कर रही थी तब वो नीचे गिर गई और उसने खुद को संभालने से पहले ट्रेन उसके ऊपर चला गया और उसकी शरीर की 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि वो आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे खाना दे दोगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें डराएगी। उसे जब भी भूख लगेगा तो उसकी आत्मा तुम्हें खाना मांगने के लिए आएगी।